नमस्कार, यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक शो आपका शो है, आप आम दर्शकों, आप आम निवेशकों का शो है, इसलिए अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। इस शो में 1 घंटे का पावर पैक शो। कैसे सवाल पूछने हैं, जरा वो तरीका आपको बता देते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको जाना है, इस नंबर को अपने साथ नोट डाउन करना है और इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता हो, आप हमें अपने सवाल भेज दीजिए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो वहां पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल ड्रॉप कीजिए। बीच बीच में हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे। याद रखिए, जब भी सवाल पूछिए, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने वो शेयर खरीदा है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। तो उससे आसानी हो जाती है हमारे एक्सपर्ट को आपको बेहतर राय देने में। और आज आपकी विशेष मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो निफ्टी देखिए सपाट 25,700 के पास। वहीं बैंक निफ्टी लगभग 250 अंकों की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। 58,000 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है, थामे हुए है इस वक्त बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट को अगर अपने रडार पर लेकर आए तो आप देखेंगे कि निफ्टी मिड कैप में हल्की तेजी नजर आ रही है, वहीं स्मॉल कैप जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल कैप देखिए इस वक्त लगभग आधे % से ज्यादा की मजबूती हमें स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। नतीजों का इंपैक्ट, श्रीराम फाइनेंस, और आप देखिए दमदार नतीजे आए और उसका इंपैक्ट लगातार नजर आ रहा है। शुक्रवार को भी हमने देखा था और अब देखिए लगभग 5.5% ऊपर इस वक्त श्रीराम फाइनेंस का शेयर। M&M अच्छे सेल्स के नंबर आए हैं, अक्टूबर बिक्री के, सितंबर बिक्री के जो आंकड़े आए हैं, और इन सब के बीच में देखिए लगातार कंसेक्यूटिव जो नंबर्स रहे सितंबर अक्टूबर बिक्री के, उन्होंने सपोर्ट किया और ये कहीं ना कहीं 2% इस वक्त ऊपर नजर आता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल लगभग 1% से ज्यादा की मजबूती। इटर्नल में एक रिबाउंड नजर आया है, जिस तरह से लगातार प्रेशर में था, यहां पर लगभग 1% की तेजी। SBI और SBI लाइफ दोनों चल रहे हैं आज। अब आते हैं लूजर। मारुति सुजुकी इस वक्त 0.4% की गिरावट, निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। ITC 1.5% टूटता हुआ। TCS, नेस्ले, टाइटन और HUL जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। ये था पूरा ब्यौरा बाजार का जो हमने आपके सामने रखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहतर है, 1492 शेयर चल रहे हैं और खास तौर पे 1300 शेयर ऐसे हैं जो कि आज दबाव देखने को यहां पर मिल रहा है एडवांस डिक्लाइन रेशियो के तौर पे। लक्ष्मीकांत जी, बाजार में रिबाउंड नजर आया, लेकिन निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बढ़त से एक तरह से अब फ्लैट कारोबार होता हुआ, और दूसरी ओर बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस जारी है। जाहिर बात है, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के जो नंबर आए हैं बड़े दिग्गजों के, उनका सपोर्ट मिल रहा है। बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आज के लिए क्या रणनीति? आफ्टरनून प्रशांत जी। सो 25,700 का जो सपोर्ट है निफ्टी, उसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी तो फिलहाल ऐसा देखने पे नजर आ रहा है कि वहां पे एक मैग्नेट लगा हुआ है। मार्केट अगर 25 पॉइंट ऊपर जाता है तो फिर से फिसल के नीचे आता है, और वहीं से जब 25,700 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से भी एक निचले स्तर से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो आज का सत्र इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी 25,700 लेवल को डिफेंड कर ले जाता है तो 3 दिनों के डिक्लाइन के बाद एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन होगा, तो एक हल्की फुल्की स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ का जो शॉर्ट टर्म रिबाउंड है, मुझे लगता है 25,900 से लेकर 25,950 तक आ सकता है। वहीं पर अगर 25,700 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो जो फिर नेक्स्ट सपोर्ट है वो 25,560 के आसपास दिखाई दे रहा है, जहां पे इसका 20 DMA लेवल्स भी मौजूद है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपने की सपोर्ट लेवल्स को 57,400 को डिफेंड कर लिया है, और यहाँ पर एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी आने वाले समय में आउट परफॉर्म कर सकती है। अब जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, वो अभी भी 58,600 के आसपास है। अगर उसके ऊपर लेवल्स टूटते हैं तो वहां से फिर हमें फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी फिर यहाँ से 59,000 तक के लेवल्स तक पहुंच सकती है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है अगर हम निफ्टी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो।
ओके लक्ष्मीकांत जी, बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नज़र आ रहा है अगर निफ्टी के कंपैरिजन में देखा जाए, और अहम लेवल्स भी आपको लक्ष्मीकांत जी ने बताए। लेकिन अब शो की शुरुआत करते हैं और आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल हमारे पास हरियाणा से पंकज रावल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून पंकज जी, बताइए कौन से स्टॉक पर है आपका सवाल? मैम जय श्री राम। मेरा सवाल है कोरोमंडल इंटरनेशनल पे 2310 पे रेट पे लिया है मैम 200 शेयर। मैम इसका रिजल्ट भी अच्छा आया था और ये तब भी नहीं चला, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि एक बार एक्सपर्ट से एडवाइस ले लूं। ओके, आपसे कब की एडवाइस लेने के खरीदारी लिए है आपकी और आप आगे का नजरिया कितने समय का है आपका? मैम 3 to 4 मंथ का नजरिया है मेरा। बजट तक का मैं सोच रहा था कि लेके रख लूं, बट लेकिन मेरा एक और भी सवाल है पीएफसी और आरईसी पे भी, क्योंकि गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी थी तो इस वजह से वो भी थोड़ा सा मेरे वॉच लिस्ट पे है। तो वो मेरे को अभी 410 पे लिए थे 1400 शेयर, और आरईसी लिया था 380 के लेवल पे 1300 शेयर। ओके, अगर प्लीज अगर वो भी क्वारी देख लेंगे तो आप। बिल्कुल बिल्कुल। पहला स्टॉक है इनका कोरोमंडल। 100 स्टॉक हैं 2310 के लेवल पर और आज भी शेयर में गिरावट है, 2119 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। 52 वीक हाई इसका अगस्त में है और वहां से करीब करीब 500 रुपए और 600 रुपए नीचे आ चुका है शेयर। और अगला शेयर है इनका पीएफसी और आरईसी। बताइए तीनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी लक्ष्मीकांत जी आपकी इनके लिए? गुड आफ्टरनून रक्षा जी। सबसे पहले हम कोरोमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। नो डाउट यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट अगर मुझे लगता है कि आज जो आरएसआई है ओवरसोल्ड जोन में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा कोरोमंडल के लिए टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 2000 का स्टॉप लॉस लेकर चलें। अगर यहाँ से हमें रिबाउंड देखने को मिलता है और एक बार फिर कोरोमंडल के जो प्राइजेस हैं 2170 के ऊपर सस्टेन होते हैं, तो वहां से फिर से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम नजर आ सकता है। तो फिर हमें एक उछाल देखने को मिलेगा जहां से इन्होंने खरीदारी करके रखी हुई है। 2325 एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर जाता नहीं है तब तक एक रेंज बाउंड मूव बना रहेगा, बट यहाँ से मुझे एक ज्यादा गिरावट नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि 2000 सपोर्ट प्राइजेस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं और शॉर्ट टर्म रिबाउंड का वेट किया जा सकता है। वहीं पर अगर मैं पीएफसी की बात करूं, तो पीएफसी में भी जो लेवल्स हैं वो मैं बता देता हूं। जो ब्रेकआउट का जो लेवल्स है वो है 412 का। अगर 412 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से फिर से पीएफसी अपने अपसाइड मोमेंटम को रेज्यूम कर सकता है और वहां से 430 तक का जो अपसाइड का जो टारगेट है वहां तक के लिए रुका जा सकता है। और ये जो पॉजिटिव व्यू है हम जब तक मेंटेन रख सकते हैं पीएफसी में, जब तक ये 390 के ऊपर ट्रेड करता है। और वहीं पर अगर आरईसी की बात की जाए तो आरईसी और पीएफसी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेम ही है। यहाँ पर जो ब्रेकआउट लेवल है वो 390 का है। अगर आरईसी लिमिटेड 390 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां से 420 तक के लक्ष्य का हम इंतजार कर सकते हैं। और जो इसमें जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो रखना है 360 का। तो ये है राय आपको मिलती हुई पीएफसी और आरईसी पर इस वक्त। चलिए और सवालों को भी शामिल करते हैं। एक हमारे दर्शक हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर राय जानना चाहते हैं, और इनके यूट्यूब का अजीब सा नाम है, तो लेकिन इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी का जो इनका स्तर है वो 68 का है। अब बताइए लक्ष्मीकांत जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसा लगता है आपको? देखिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 70 टू 70 पर एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। और अभी भी जो प्राइसेस अपसाइड के मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो अपसाइड के जो लेवल्स है मुझे लगता है 9500 तक के आने वाले समय में हम देख सकते हैं। और ये जो रिबाउंड आया था बुलिश क्रॉसओवर के साथ आया था डेली के अलावा यहाँ पर हमें वीकली में भी बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। सो ओवरऑल अपसाइड का एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो मुझे लगता है कि जब तक ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 70 रुपीज के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक हम यहाँ से 9500 तक के लेवल्स का इंतजार कर सकते हैं। तो 70 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहने की सलाह रहेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर होल्ड रखने की सलाह फिलहाल लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आ रही है, लेकिन अगला सवाल यूट्यूब से ही ले लेते हैं। चिराग जैन कोटा से सवाल पूछ रहे हैं, प्रीमियर
एक्सप्लोसिव पर 25 शेयर है इनके पास और 540 का इनका भाव है और अभी जो है इनको नुकसान होता हुआ है इस वक्त। बताइए क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? 540 का इनका खरीद भाव है और 25 शेयर इनके पास है। देखिए, प्रीमियर एक्सप्लोजिव का जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग दिखा रहा है। अभी भी जो प्राइजेस हैं अपनी बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहे हैं। एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं अगर फिर से प्राइजेस 685 के ऊपर सस्टेन होते हैं, वहां से 750 तक के भी लेवल्स हम देख सकते हैं इस स्टॉक में। सो ओवरऑल पॉजिटिव साइड का ही एक्सपेक्टेशन है। जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है 595 के आसपास। जब तक स्टॉक 595 के ऊपर रहता है तब तक हम फर्दर स्ट्रेंथ स्टॉक में देखेंगे, और अगर 685 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से 750 तक के भी लेवल्स हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 585 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड 595 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। 95 का स्टॉप लॉस रखिए और आगे जो हैं वो बड़े लक्ष्य आपको हासिल हो सकते हैं, बने रहने की आपको सलाह। आरुष साबले ने YouTube के जरिए अपना सवाल पूछा है, वेदांता पर राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस में बता देता हूं 450 यानी 450 की इनकी खरीदारी है और फिलहाल फायदे में है ये। आज भी हम देख रहे हैं वेदांता का स्टॉक लगभग 3.5% ऊपर जाता हुआ और पिछले एक महीने में देखें तो ठीक ठाक चला है ये स्टॉक और पिछले 6 महीने में 21.5% तक का रिटर्न इसने दिया है। तो वेदांता और चूंकि बाइंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, 450 रुपये पे खरीदारी इन्होंने की हुई है। तो लक्ष्मीकांत जी आपकी क्या राय होगी? देखिए, वेदांता पहले तो काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, एक साइडवेज मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा था। बट जिस तरीके से अभी हमने ब्रेकआउट देखे हैं तो मुझे लगता है कि मोमेंटम अपसाइड की ओर सस्टेन रह सकता है। 525 का एक इमीडिएट हर्डल है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो वहां से 570 575 के भी लक्ष्य हमें वीडीएल में देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 465। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि जब तक प्राइसेस के ऊपर सस्टेन होते हैं तब तक अपसाइड का मोमेंटम बना रहेगा। और अगर 525 का हर्डल टूटता है तो वहां से फिर से वीडीएल अपने अपसाइड मोमेंटम को रिज्यूम करेगा और ऊपरी स्तर पे ये बढ़त बना सकता है। जो नेक्स्ट जो अपसाइड के लेवल्स हैं वो 565 570 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आगे भी अपसाइड मोमेंटम जारी रह सकता है। अगला भी सवाल YouTube से है। मैंगलोर से दामोदर सवाल पूछ रहे हैं, अंबुजा सीमेंट पर इनकी खरीदारी है, 50 शेयर इनके पास और 538 का भाव। BEL की भी इनकी होल्डिंग है, 85 शेयर्स हैं इनके पास और 110 का इनका भाव है। तो एटर्नल और BEL काफ़ी बेहतर चुनाव और दोनों ही बेहतर कंपनियां हैं। एटर्नल की बात करें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम शेयर ने दिखाया है और अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। और BEL सरकारी कंपनी है और इस पर भी इनकी होल्डिंग है, 110 का इनका भाव है और 85 शेयर्स इन्होंने BEL के लिए हुए हैं काफ़ी अच्छे मुनाफे में। 422 रुपये पर BEL का शेयर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बताइए अंबुजा सीमेंट और BEL, लक्ष्मीकांत जी दोनों पर क्या राय होगी आपकी इनके लिए? बताना चाहूंगा अच्छे लेवल्स पे खरीदारी की है। अभी स्टॉक कंपनी 100 SMA लेवल के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। 550 के ऊपर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, वहां से फिर से इसमें हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। उस दौरान ये अपनी जो रिमेनिंग जर्नी है अपसाइड की वो कंप्लीट कर सकता है। अपर साइड के जो लेवल्स अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं वो 625 तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक अंबुजा सीमेंट 550 के ऊपर इसके प्राइजेस सस्टेन करते हैं तब तक यहाँ पर हम ब्रेकआउट की उम्मीद रख सकते हैं और आने वाले समय में 625 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं BL की बात करूं तो BL काफी अच्छा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के सेशंस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। स्टॉक्स ने 425 के ऊपर सस्टेन भी हुआ था स्टॉक।
हालांकि आज के सत्र में एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल जो प्राइजेस है अभी भी सारे की सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम अभी फिलहाल देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ से 440 तक का लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 404 का। तो यहाँ पर आपको विशेष राय मिलती हुई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट दोनों स्टॉक पे। बढ़ते हैं आगे और टाइटन के दूसरी तिमाही के नतीजे आज आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, हमारी सहयोगी स्नेही शाह जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। स्नेही बताएं क्या कहते हैं अर्ली एस्टिमेट्स। जी बिल्कुल, अगर टाइटन के सेकेंड क्वार्टर के बारे में बात करें तो जैसे कि कुछ दिनों पहले मैनेजमेंट ने अपने Q2 अपडेट में स्ट्रीट को बताया था, ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने की उम्मीद है। अच्छा क्वार्टर हो सकता है ये टाइटन के लिए। स्टैंडर्ड ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू में हमें लगभग 13% की अपटिक देखने की उम्मीद है। एबिटा काफ़ी ऊपर जा सकता है, लगभग 50% से थोड़ा सा कम अपटिक हम एबिटा में देखने की उम्मीद रख रहे हैं। नेट प्रॉफिट में भी हम 50% से ऊपर अपटिक देखने की कोशिश करेंगे और अपेक्षा रखेंगे। और अगर आप सोचें कि इतना बड़ा जंप हम क्यों देख रहे हैं, तो याद कीजिएगा कि बेस क्वार्टर जो कि Q2 FY25 है, वहाँ पर एक रिवर्सल हुआ था कस्टम ड्यूटी का, जो गवर्नमेंट ने गोल्ड कस्टम ड्यूटी में चेंजेस अनाउंस किए थे। तो वो उनका बेस क्वार्टर काफ़ी लो था और उसके दम पर हमें काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिल सकता है, दोनों एबिटा और पैट के दम पर। मार्जिन्स के बारे में बात करें तो अच्छा ग्रोथ यहाँ पर भी 11.2% की हमें अपेक्षा है, 8.6% जो नंबर था पिछले साल, और ये मैनेजमेंट का गाइडेंस भी रहा है कि उन्हें 11% के आसपास अपना मार्जिन रखना है और ये गाइडेंस से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर हम सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं हम ज्वेलरी से 19% ओवरऑल, तनिष्क, मिया, कैरेट लेन, जोया में भी हम काफ़ी अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। वॉचेस में 12% का अपटिक है, स्ट्रीट की उम्मीद कई ज़्यादा थी 22% की, तो यहाँ पर हमें थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। और आई केयर में भी स्ट्रीट की उम्मीद से ज़रा सा हल्का अपडेट दिया है कंपनी ने, तो यहाँ पर भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हम देख सकते हैं। ओवरऑल बिजनेस इमर्जिंग बिजनेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है ओवरऑल बेसिस पर 37% और ईयर ऑन ईयर अपटिक। फ्रेग्रेंसेज, वुमेंस पैक, तनेरा ये सब अच्छा कर रहे हैं, बट जो रियल आउट परफॉर्मर हो सकता है इस बार टाइटन के लिए वो है उनका इंटरनेशनल बिजनेस। 86% ईयर ऑन ईयर अपटिक देखने की उम्मीद है। तो जब नंबर्स आ जाएंगे, कंपनी का जो गोल्ड और डायमंड प्राइसेस पर जो आउटलुक है, गोल्ड में जो हमने अपटिक देखी उसके दम पर क्या कस्टमर्स कम खरीद रहे हैं, क्या कस्टमर्स छोटे साइज़ की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, क्या वो अब स्टडीड सेगमेंट में जा रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स में जा रहे हैं, या डायमंड ज्वेलरी में जा रहे हैं गोल्ड को छोड़कर, ये सब कमेंट्री देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। शादी सीजन से और फेस्टिव डिमांड्स उनको क्या अपटिक मिलती है ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारी नजरें रहेंगी टाइटन के Q2 नंबर्स पर ओवरऑल डिसेंट सेट, अच्छे सेट की हमें उम्मीद है टाइटन के Q2 से। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए स्नेही आपका, और इस पर हम राय भी लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तब आपके सवालों को शामिल करेंगे और इन तमाम पहलुओं पर राय भी लेंगे। स्वागत है आपका। बाद लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं, और ब्रेक से पहले टाइटन की बात हो रही थी, तो अनुमान का तो इंतजार करना होगा, लेकिन टाइटन पर एक क्विक व्यू ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी ट्रेंड जिसका जो ट्रेंड है टाइटन का वो अपसाइड ही है, बट कई दिनों से 3800 लेवल के आसपास यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिली है। आज भी हमें यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लेकिन बट लोअर लेवल से तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, बट 3800 का लेवल काफी क्रूशियल रहेगा ऑन अ टेक्निकल बेसिस। तो अगर 3800 के लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन करता है तो वहां से मुझे लगता है कि फिर 200 पॉइंट की फर्दर बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वहां से 4000 4100 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर प्राइजेस 3800 के ऊपर सस्टेन करते हैं देन आफ्टर फिर इसमें हम बाइंग के लिए सलाह दे पाएंगे। तो 3800 का लेवल ध्यान रखिए, और वहां से खरीदारी के मौके अगर अपसाइड होता है तो बनेंगे। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम सवालों पर राय देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, नतीजों का दौर है, और सितंबर तिमाही में मारुति ने अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए हैं। नतीजों को कहां से सपोर्ट मिला है और आगे के लिए क्या आउटलुक, इन सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव साहब जुड़ चुके हैं। भार्गव साहब, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो यही है कि स्मॉल कार सेगमेंट में गजब का मोमेंटम हमने
देखा है आपका जो गाइडेंस रहा है वो 10% एनुअल ग्रोथ का रहा है, तो क्या अभी भी आप इस गाइडेंस पर बरकरार हैं? और सेकेंड हाफ के लिए आपका आउटलुक क्या होगा, खास तौर पे रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए? मेरा तो अंदाजा है कि हिंदुस्तान में कम इनकम वाले लोग बहुत काफ़ी हैं और उनको अब ये मौका मिला है कि पहले के मुकाबले में कार खरीदने का, क्योंकि अब अफोर्डेबिलिटी जो है पहले से बहुत फ़र्क हो गई है और आगे चलते चलते जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ावा आएगा तो वो कार्स खरीदेंगे और इसलिए लाइक्लीहुड यही है कि ये छोटी गाड़ियों का मार्केट जो है ये सस्टेन करेगा। तो इस वक्त कोई पक्का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, बट मेरा पर्सनल अंदाजा ये है कि छोटी गाड़ियों का ये 18% जीएसटी वाली जो गाड़ियां हैं, ये सेगमेंट जो है इसकी ग्रोथ तो अब काफी दिनों तक अच्छी रहने वाली है। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून भार्गव जी। रिटेल सेल्स की जो आपके नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अक्टूबर में जो व्हीकल सेल्स है वो आपकी 2.3 लाख यूनिट के भी ऊपर है, तो इसमें कितना जो हिस्सा है, कितना कंट्रीब्यूशन है वो जीएसटी स्लैब वाले व्हीकल्स का है, और क्या ये कंट्रीब्यूशन आगे भी सस्टेन कर पाएगा? ये होगा ये कि इस वक्त तो 70% 18% के ब्रैकेट में आ जाते हैं, मगर अगर ये सेगमेंट ज़्यादा तेज चलेगा और जो 40% का सेगमेंट है इसकी ग्रोथ थोड़ी उसके मुकाबले में कम रहेगी, तो धीरे धीरे ये 70% वाला जो सेगमेंट है ये 70 से बढ़ के 75 76 भी होएगा। चलिए भार्गव साहब, मार्जिन पर एक बार बात करते हैं। की फोकस एरिया है, हालांकि आप स्पेसिफिकली गाइडेंस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मार्जिन को आगे गाइड करने वाले हैं? मार्जिन्स के फैक्टर्स कई होते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल प्राइसेस, इंटरनेशनल इवेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज का क्या रेट रहता है, ये जो डिस्काउंट्स और मार्केटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करती है कि मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी मैच करती है, नहीं करती है। अगर ओवर प्रोडक्शन होता है, डिमांड कम होती है, तो डिस्काउंट ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अब नज़र आ रहा है कि प्रोडक्शन और डिमांड करीब करीब मैच कर रही है, तो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ये एक फ्लेक्सिबल चेंजिंग सिचुएशन है और ये तो हर एक महीने, हर एक 3 महीने बदलती रहेगी। तो इसमें प्रिडिक्शन करना इसीलिए संभव नहीं होता है कि जो चीज़ में फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है और जो बदलते रहते हैं, तो उन मामलों में फिर प्रिडिक्शन करना कोई सही नहीं लगता। जी बिल्कुल भार्गव जी, लेकिन आपकी कंपनी ने पहले 50% मार्केट जो शेयर है उसका एम किया था। आप इसके कितने क्लोज हैं, और इसे अचीव करने की जो रियलिस्टिक टाइमलाइन है वो आप क्या मानते हैं? देखिए, सुजुकी ने तो जो टारगेट रखा है 30-31 का रखा है, मगर ये सब मार्केट शेयर का भी डिपेंड करता है कि मार्केट ओवरऑल कितने तेजी से बढ़ती है और स्मॉल कार मार्केट कितनी तेजी से बढ़ती है। बिकॉज हमारा मार्केट शेयर जो गिरा है वो इसी वजह से गिरा है कि छोटी गाड़ियों की बिक्री कम हो गई थी। अब जब छोटी गाड़ियों की बिक्री वापस आ रही है तो वो मार्केट शेयर भी वापस आएगा। अब किस स्ट्रेंथ पे मार्केट शेयर बढ़ेगा, किस स्ट्रेंथ से छोटी गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी, किस स्ट्रेंथ से पूरी सब गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, ये तो फोरकास्ट करना संभव नहीं है। बट मैं समझता हूं कि धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा अब छोटी गाड़ियों की वजह से। जी बिल्कुल भार्गव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें 18 आवर्स देश को अपना समय देने के लिए और
नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन फिलहाल शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है, लेकिन अगले सेगमेंट में, योर स्टॉक के अगले सेगमेंट में हम आपसे जल्दी जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नाम है रक्षा रावत और ये है आपका शो जहां आप शुरुआत करते हैं अपने सवाल पूछने से और हम आपके सवालों के जवाब आपको देते हैं। हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे शो में और आपके सवालों के जवाब देंगे। आज हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे दिग्गज एक्सपर्ट पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी जुड़ चुके हैं। हरीश जुजारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योर स्टॉक्स में आपसे सवाल पूछने से पहले हम थोड़ा मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। बाजार की बात करें तो इस वक्त 24 अंक गिरकर निफ्टी 25,700 के नीचे आ चुका है और निफ्टी बैंक यहां पर बेहतर प्रदर्शन करता हुआ 220 अंकों की तेजी और 58,000 के लेवल के आसपास इस वक्त कारोबार करता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में भी हल्की फुल्की तेजी। गेनर्स की बात की जाए तो श्रीराम फाइनेंस यहां पर मजबूती दिखाता हुआ 5% से ज्यादा की तेजी यहां पर श्रीराम फाइनेंस में देखने को मिल रही है। एमएनएम भी यहां पर 1.5 से 2% तक की मजबूती दिखाता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल और एसबीआई लाइफ भी गेनर्स की लिस्ट में। एटर्नल भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ दिन की गिरावट के बाद आज एटर्नल में 1% की मजबूती देखने को मिल रही है। लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर मारुति सुजुकी जो है वो 4% तक कमजोर होता हुआ और आईटीसी में भी 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी फिलहाल सपाट कारोबार करता हुआ 25,700 के लेवल पर कारोबार। बताइए हरीश जी, निफ्टी पर क्या रणनीति होगी आपकी और बैंक निफ्टी जिस तरह से बेहतर मोमेंटम दिखा रहा है निफ्टी के मुकाबले, वहां पर आपकी क्या राय है? गुड मॉर्निंग और सारे दर्शकों को भी नमस्कार। अगर देखा जाए तो बिल्कुल देखिए, पिछले हफ्ते में एक सुस्त रुझान देखने मिल रहा था मार्केट्स में, स्पेशली इंडेक्सेस में। तो उसके चलते आज ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग देखने मिल रहा है। तो टेक्निकली देखते हैं तो निफ्टी के लिए की सपोर्ट जोन है 25,650। मुझे लग रहा है कि ये एक अहम लेवल है, ये मेक और ब्रेक भी बन सकता है। जब तक इसके ऊपर टिका है, जो अप ट्रेंड था वो कंटिन्यूएशन रहेगा। अगर इसके नीचे पिछल जाता है, आज के ट्रेडिंग सेशन में उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तब जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस और एक्सटेंड हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए सपोर्ट के पास है। जब तक 25,650 होल्ड कर रहा है, बाइंग स्टैंस अभी भी बरकरार रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसी के स्टॉक के साथ बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है करंट लेवल्स पे। ऊपर की ओर देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 25,900 से लेके 26,000 के आसपास तक। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे अगर किसी का बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि 25,600 के स्टॉक के साथ बाइंग के लिए अभी भी बने रह सकते हैं निफ्टी में। और वही चीज बैंक निफ्टी में देखा है तो बिल्कुल वहां पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव स्टैंड देखने मिल रहा है। पिछले हफ्ते में कंसोलिडेशन में था निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी। तो की सपोर्ट जोन्स थे 57,600 के आसपास, तो जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। तो उसी के पास आज सपोर्ट लिया है, वापस से रिबाउंस होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तो ऊपर की ओर ही रुझान रहेगा। और ऊपर की ओर देखा है तो 58,300 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी में भी। तो दोनों में स्टैंस मेरा पॉजिटिव है, लेकिन की सपोर्ट के आसपास है, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अप्रोच के लिए। दोनों ही इंडेक्स पर पॉजिटिव नजरिया हरीश जी का। और अब आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। संदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? मैडम बहुत बहुत नमस्कार मैडम आपको। ये इरेडा के ऊपर है मेरा सवाल। मैंने इरेडा के लगभग 1000 शेयर ले रखे हैं मैडम। आपका बाइंग प्राइस क्या है इरेडा पे? 235 235 235 के लेवल पर खरीदारी और 1000 शेयर है इनके पास इरेडा के। मैडम मैं 5 साल और रुक सकता हूँ, तो और खरीदूं या रहने दूं? 5 साल का नजरिया है आपका। 235 पर खरीदारी आपकी खरीदारी से काफी नीचे है, तो आप एवरेज करना चाहते हैं ये शेयर? जी जी बिल्कुल, एवरेज करने की सलाह इनको चाहिए। और 152 के लेवल पर कारोबार करता हुआ काफ़ी अच्छा मोमेंटम एक शेयर ने दिखाया था और उसके बाद आज हल्की खरीदारी है, लेकिन ऊपरी स्तरों से काफ़ी टूट चुका है शेयर। इस वजह से एवरेज करने की सलाह चाहते हैं संदीप जी। बताइए हरीश जी, क्या सलाह होगी इनके लिए, इस लेवल पर एवरेज किया जाए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो रक्षा जी, पहले तो स्टॉक प्राइस में डिस्कस करते हैं तो देखिए ऑल टाइम हाई से स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो लेकिन एक बेस बन चुका है स्टॉक में 135 140 के अराउंड। तो वहां से चलते स्टॉक प्राइस के कंसोलिडेशन में ट्रेडिंग कर रहा है। ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो गया वहाँ से कंसोलिडेशन में ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो लॉन्ग एक मुझे लग रहा है कि जो बेस था वो बन चुका है, फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। अभी भी शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, पहले तो 165 के आसपास एक रेजिस्टेंस है 200 डे मूविंग एवरेज का। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम मुझे लगना रहा देखने मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से इनका रुझान जो है लॉन्ग टर्म है और 5 ईयर्स का स्टैंड है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे उनका ऑलरेडी स्टॉक प्राइस एक अच्छा सा करेक्शन देखने में मिल चुका है और बेस सब बन चुका है स्टॉक में। तो इनको और थोड़ा अगर ऐड ऑन करना है तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं बाइंग के लिए। अगर पोजिशनली देखते हैं तो देखिए देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इसमें स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस बन चुका है तो ऐड ऑन कर सकते हैं करंट लेवल्स पे और बने रह सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 162 के ऊपर ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप होते हैं नजर आया। बिल्कुल एवरेज करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। फिलहाल इस लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं, आगे भी पॉजिटिव नजरिया हरीश जी की तरफ से। अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। कुशल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए कुशल, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और कौन से शेयर पर है आपका सवाल? जी मैडम नमस्ते, मैं सागवाड़ा से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बताइए, सवाल बताइए। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं सीजी दो सवाल है मेरे। एक सीजी पावर है जो 700 में मैंने 250 क्वांटिटी ली है, तो इसको मैं आगे मतलब कंटिन्यू की सेल कर दूं। और दूसरा सवाल? एक सिया नेग्रो है कि जो मैंने 2500 में लिया है, तो ये 300 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी आपने ली है। सीजी पावर के आपके पास खरीद भाव है 700 रुपए। और कितना टाइम रुक सकते हैं आप सीजी पावर पे? 2 साल 1-2 साल का नजरिया सीजी पावर पर और 700 रुपए की इनकी खरीदारी। 250 शेयर्स है इनके पास और 6 महीने की बात करें तो 15% जो है वो शेयर चल चुका है। 1 महीने में हालांकि कोई मोमेंटम अच्छा खासा नजर नहीं आया है। बताइए हरीश जी, सीजी पावर 250 शेयर्स हैं 700 के लेवल पर और आज कारोबार कर रहा है 740 पर। बताइए क्या राय होगी आपकी इनके लिए? बिल्कुल, अगर पहले हम सीजी पावर की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सीजी पावर में क्लियरली कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था स्टॉक कुछ हफ्ते पहले, तो उसके बाद फिर से एक बार एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए एक हायर टॉप हाई बॉटम जो है इंटैक्ट है इसका, जो अप ट्रेंड अभी भी मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर ही नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में इनको बने रहना चाहिए। जिस लेवल पे इन्होंने बाय किया है 700 के आसपास, वहीं पे आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि उसी के साथ स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 800 और 830 का लेवल भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सीजी पावर बिल्कुल एक अच्छा स्टॉक है, उनको बने रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर लॉन्ग टर्म का अवधि है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे और अच्छे रिटर्न्स भी देखने मिल सकते हैं। अगर दूसरा स्टॉक रहेगा सियान का, मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ और उसमें रिकमेंडेशन के लिए कुछ दे नहीं सकता हूँ करंट प्राइस। बिल्कुल। अगला सवाल YouTube से ले लेते हैं। अजय दिनकर नासिक से सवाल पूछ रहे हैं सुप्रीम पेट्रोकेम पर। 100 शेयर है इनके पास, 66 रुपए की इनकी खरीदारी है और अभी स्टॉक जो है वो 733 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। काफ़ी अच्छा मुनाफा है इनके पास और अभी इनकी कितना मोमेंटम, मतलब कितना आगे का नज़रिया है वो इन्होंने हमें नहीं बताया है। लेकिन राय दीजिए आपकी, सुप्रीम पेट्रो पर क्या राय होगी आपकी? 100 शेयर्स हैं, 66 का इनका लेवल। बिल्कुल, अगर देखा है तो इनका मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल कॉल है और रिकमेंडेशन है और वहां से होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। अगर सुप्रीम पेट्रोलियम करंट लेवल्स पे देखा है तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 2.5% डाउन है। लेकिन देखिए ओवरऑल देखा है तो पेट्रोकेमिकल्स स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इनका बहुत नीचे का लेवल है। तो अगर इनको लॉन्ग टर्म के लिए और रखना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे टोटल कोई ट्रेंड रिवर्सल तो है नहीं, लेकिन जो भी है एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने मिल रहा है। अगर इनको ट्रायलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 680 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके आसपास तो होल्ड ट्रायल स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म अवधि के लिए इनका बाइंग है तो बने रह सकते हैं। अभी भी हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस, तो नीचे की ओर सपोर्ट जोन है 680 के आसपास है, उसी के स्टॉक के साथ उनके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड बने रह सकते हैं सुप्रीम पेट्रोकेम। 650 के लेवल का जो स्टॉप लॉस है उसको होल्ड करके रख सकते हैं आप ये स्टॉक। और अगला सवाल भी YouTube से ही है। भूपेंद्र सवाल पूछ रहे हैं REC पर 1370 शेयर और 398 का इनका लेवल है। REC 376 पे कारोबार करता हुआ अपने जो ऑल टाइम हाई था इसका पिछले साल जुलाई का, वहाँ से करीबन आधा हो चुका है शेयर्स। और अगर 1 साल की बात की जाए तो शेयर में
28% की गिरावट हमें देखने को मिली है। बताइए इनका इस वक्त इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, इनके लिए क्या राय होगी आपकी हरीश जी? हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो क्या कि आरईसी में पावर स्टॉक में स्पेशली आरईसी पीएफसी में दोनों में स्टॉक जो स्पेशली ऑलमोस्ट इन टैंडम चलते हैं, तो इस स्टॉक्स में दोनों में अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल रहा था। लेकिन अगर टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं, 360 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बन चुका है आरईसी में। उसके बाद वहीं से कंसोलिडेशन होते हुए नजर ऑलमोस्ट मार्च 2025 से लेके अभी तक देखा जाए तो उसी के आसपास ही कंसोलिडेट हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जब तक ये 350 लेवल्स के ऊपर टिका हुआ है तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन और रहेगा, लेकिन अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि 360 के नीचे क्लोजिंग देता है तो तब भी जाके मुझे लग रहा है कि इसमें एक वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इनको बने रह सकते हैं 363 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ बने मेंटेन करना चाहिए। ऊपर की ओर देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस में रेजिस्टेंस है 400 के आसपास जो 200 डे मूविंग एवरेज है, तो इसके ऊपर स्टॉक निकलना चाहिए, तब जाके मुझे लग रहा है कि मोमेंटम देखने मिल सकता है वापस। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है, नीचे के ओर 360 और ऊपर की ओर 400 का रेंज है। तो ये शॉर्ट टर्म में इसी रेंज में जो भी है एक डायरेक्शन के लिए कोई ना कहीं वन साइड ब्रेक देना चाहिए, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि इसमें क्लियर टर्न देखने मिल सकता है। फिलहाल इस लेवल पर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और निफ्टी कंपनी टाटा कंज्यूमर ने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं और यहाँ पर आय और मुनाफे के फ्रंट पर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन, अनुमान से अच्छे नतीजे रहे हैं। आय भी अनुमान से बेहतर हमें देखने को मिल रही है, एबिटा भी अनुमान से बेहतर रहा है। मुनाफे की बात की जाए तो 404 करोड़ का मुनाफा और यहाँ पर जो अनुमान था वो 367 करोड़ का था। आय की बात की जाए तो यहाँ पर भी अपटिक देखने को मिल रहा है, अनुमान से बेहतर 4966 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एबिटा भी 672 करोड़ का देखने को मिल रहा है और मार्जिन भी अनुमान से बेहतर आए हैं। 13.2% का मार्जिन का अनुमान था और मार्जिन जो आए हैं वो 13.5% के आए हैं। तो मुनाफा, आय और एबिटा मार्जिन हर फ्रंट पर नतीजे बेहतर रहे हैं और इसका सीधा असर हमें स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। 1% की तेजी और शेयर में उछाल आया है नतीजों के बाद। हरीश जी बताइए, टाटा कंज्यूमर अच्छे नतीजे, आय भी बेहतर, मुनाफा भी बेहतर, एबिटा भी बेहतर, मार्जिन भी बेहतर रहा है, क्या राय होगी आपकी टाटा कंज्यूमर के लिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए देखिए लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक प्राइस में एक अप ट्रेंड देखने मिल रहा है टाटा कंज्यूमर में। तो देखा जाए तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट 1% तक का गेंस दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए एक टेक्निकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो है 1200 के और 1210 के आसपास आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एक अहम लेवल रहेगा जहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए, तब जाके मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग और देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है तेजी, जहाँ पे 1200 से 1210 के आसपास तक देखने मिल सकता है। तो उसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक अपन हैंडल फॉर्मेशन का पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, वहां से और थोड़ा तेजी देखने मिल सकता है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है किसी के पास बाइंग है तो बने रह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। सपोर्ट्स की बात करते हैं, देखा है तो 1150 के अराउंड है, तो इमीडिएट बेसिस में तो 1150 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 1200 और 1210 के लिए शॉर्ट टर्म में लेवल्स के तेजी के लिए देखने मिल सकता है। कुल 1150 का बेहतरीन सपोर्ट और आगे 1200 या उससे ऊपर के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियंस का। ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए आज हमारे साथ एंजल वन के राजेश जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी, बताइए ऑप्शन में आज आपकी नजर कहां पर है? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए आज इलेक्ट्रिक फार्मा स्पेस में काफी अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है एंड इस स्पेस में से हमें औरो फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। कई दिनों के बाद अपने 200 डीएमए के ऊपर ब्रेक कर रहा है, जैन के बाद पहली बार 200 डीएमए सस्टेन कर रहा है और एक रेंज ब्रेकआउट भी हमें औरो फार्मा में देखने को मिल रहा है। तो 1160 का कॉल यहाँ पे बाय करना है या अराउंड 34 के आसपास बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 24 एंड इसके जो लक्ष्य होंगे वो होंगे 54 के। लॉट साइज है 550 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 5500 का एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करें वो होंगे 11000 के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, ये बेहतरीन कॉल अरविंदो फार्मा की हमारे दर्शक
बताने के लिए 1160 की कॉल खरीदनी है 34 रुपए के भाव पर। लेकिन जब भी आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो एक रिस्क जो है वो आपका डिस्क्लोजर स्क्रीन पर फायर होता हुआ एफएनओ में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन नुकसान जो है वो 1 लाख तक का हो सकता है। घाटा हो या मुनाफा हो, इसके बावजूद आपको ट्रांजैक्शन के रूप में एक बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। तो जब भी आप एफएनओ में ट्रेड करें, अच्छी तरीके से अपने एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ही ट्रेड करें। राजेश जी और हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए और ईटी नाउ स्वदेश पे जुड़ने के लिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे देते हैं। महीने की शुरुआत हो चुकी है और महीने की शुरुआत में दरअसल अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे कि सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं और खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह हमें अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश और बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके।